हेलो। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स का पार्ट 3। इससे पहले हम एल्कीन्स के बारे में ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने उसमें उनके आइसोमराइजेशन के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रिपरेशंस में हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से हम कैसे एल्कीन्स को बनाते हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के भी दो मैकेनिज्म हैं, एक है E2 मैकेनिज्म, एक होता है E1 मैकेनिज्म। जिसमें E2 मैकेनिज्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म का। देखो अब कैसे होता है। E1 मैकेनिज्म क्या होता है? ये जनरली जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो इस मैकेनिज्म के द्वारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं और हमको एल्कीन देते हैं जब हम इनकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो ये E1, E तो है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, और 1 क्या शो करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब ये केमिकली काइनेटिकली देखा गया तो ये पाया गया कि इनकी जो रिएक्शन रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की है। यानी कि जो रिएक्शन रेट है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है ना। तो इसको यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोनियम आयन बनता है, और सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोनियम आयन है ये या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इस पर, तो नया ग्रुप आ जाता है, या हाइड्रोजन निकल जाता है जिससे कि हमें एल्कीन मिलता है। देखो आप नीचे इसमें हम इसको आगे फॉलो कर दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि ये है, ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो क्या होता है? जिसमें 20% अल्कोहल है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में, तो हमको क्या मिलता है? अगर एलिमिनेशन होता है तब तो हमको मिलता है ये एल्कीन है, यानी कि क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपीन 1, ये 2 मिथाइल प्रोपीन 1। और अगर इसका सब्स्टिट्यूशन होता है तब हमें क्या मिलता है? ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। ये डिपेंड करता है हमारे सॉल्वेंट की नेचर पर कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा है और क्या होता है। अब इनमें ये जो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, दोनों में ही फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, वो पहले एक क्लोराइड आयन को निकालता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। ये जो है ये कार्बोकैटायन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो ये क्या बना? टर्शरी कार्बोनियम आयन। अब ये जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है, या तो ये सब्स्टिट्यूशन हो इसके साथ रिएक्शन हो, यानी कि और कोई ग्रुप आए इस पे, या हाइड्रोजन निकल जाए यहाँ से या यहाँ से, किसी भी एक जगह से, तो हमको एल्कीन मिलेगा। अब देखो पहले से सब्स्टिट्यूशन में इनकी जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है ये कार्बोनियम आयन का बनना है। देखो हमने दिखाया ये स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप होता है तो इसीलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है, और इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसलिए इसका रिएक्शन ऑर्डर क्या है? 1। तो इसीलिए हम इसको E1 से शो करते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो N1 से SN1 से करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखो कैसे होता है सेकंड स्टेप में, सेकंड उसमें देखो कि अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो टर्शरी कार्बोनियम आयन पर एज सच अटैक करता है, पूरा मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। जैसे कि ये देखो ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पूरा मॉलिक्यूल इस पे अटैक करता है, और इस कार्बोनियम आयन को यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और इस तरीके से इसमें जुड़ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फिर हाइड्रोजन जो है एज ए प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, और हमको ये ईथर मिल जाता है। तो ये तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी हुई?
SN1, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN1 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर एलिमिनेशन होता है तो कैसे होता है, देखो जब एलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप तो वही कि जो हमारा कार्बोनियम आयन बना। अब ये जो कार्बोनियम आयन पर जो हमारा अल्कोहल है वो क्या करता है, एज ए बेस काम करता है, और बेस काम करता है, और जो बीटा प्रोटॉन है, बीटा हाइड्रोजन है, उसके साथ में ये बॉन्ड बनाता है, जैसा कि हमने इसमें दिखाया हुआ है। देखो ये दिखा रहे ना यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रोटॉन को, इस वाले हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन देता है, और वो लॉन पेयर देता है, लॉन पेयर देता है, और इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेता है। तो ये प्रोटॉन कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो क्या हुआ, ROH2 ये बन गया, और क्या हुआ, ये हमें 2 मिथाइल प्रोपीन मिल गया। तो ये क्या है, एलिमिनेशन है, क्योंकि पहले तो यहाँ से हेलोजन निकला, फिर ये जो बीटा कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल गया। तो इस तरह ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये मैकेनिज्म, और ये भी स्टेप फास्ट होता है, तो इसलिए जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में जिसमें कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड स्टेप में जिसमें से जो अल्कोहल है, जो सॉल्वेंट है हमारा, वो एज ए बेस काम करता है, और बीटा प्रोटॉन को, बीटा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल लेता है। तो इस तरह हमको एल्कीन मिल जाता है। तो ये तो बात हुई कि ये इसका मैकेनिज्म है कि भाई कैसे, जो E2 मैकेनिज्म है कि E1 मैकेनिज्म क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, और इसमें जो रिएक्शन रेट है सिर्फ एल्काइल क्लोराइड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस, है ना, एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी, यानी कि जब हमारा एल्काइल हैलाइड ऐसा है कि जो एलिमिनेशन के बाद एक से ज़्यादा टाइप के एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एल्कीन हमें मेजर क्वांटिटी में मिलेगा। तो इसको गवर्न करने के लिए एक सेटजेफ रूल है। सेटजेफ एक साइंटिस्ट है जिसने ये दिया। उसने कहा क्या है ये, कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड एक से ज़्यादा पॉसिबल एल्कीन्स डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पर देगा तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। जिसको आप यहाँ देखें कि जैसे कि 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये है 2-क्लोरोब्यूटेन, है ना, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन। जब हम इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, पहले तो ये क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। अब ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो हमको क्या मिलेगा, ब्यूटीन 1, जैसे ये यहाँ शो कर रहा है। और अगर इस वाले बीटा कार्बन से निकले तो क्या बनेगा, ब्यूटीन 2, ये है ना। और ये क्या है, ये हमें देखो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिल रहा है, ये हमें 80% मिल रहा है और ये हमें 20% मिल रहा है। तो इसी को कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसने कहा, सेटजेफ ने कहा कि हमें वो एल्कीन ज़्यादा मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड पर, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसमें एक साइड मिथाइल है और इसमें एक साइड मिथाइल ये रहा। इस वाले में सिर्फ एक साइड इथाइल ग्रुप है यहाँ पे और इसमें हाइड्रोजन है। तो कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये वाला। तो इसी की वजह से हमें ब्यूटीन 2 ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलता है, या हम कहें कि मेजर प्रोडक्ट मिलता है। इसी को हम रेजियो सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। अब एक और केस जिसमें कि एल्कीन मिलेगा तो एल्कीन ही, है ना। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लिया है, ये है 2-ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। ये सेकंड पोजीशन हो गई, 2-ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन,
है ना, ये इसका हम डिहाइड्रोएलोजिनेशन कराएं। तो डिहाइड्रोएलोजिनेशन बनाए, पहले तो ये ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, निकल गया, कार्बोनियामाइन बन गया। अब उसके बाद फिर वही दो पॉसिबिलिटी हैं, हाइड्रोजन यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, है ना, इन दोनों में से कोई सा भी। अगर ये यहाँ से निकलेगा तो हमको ये वाला एल्कीन मिलेगा, यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 1। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये वाला, ये हाइड्रोजन निकलता है, तो हमको क्या मिलेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 2, ये मिलेगा है। अब मेजर प्रोजेक्ट कौन सा होगा, प्रोडक्ट वो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है, इस पे देखो ज़्यादा, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। इसमें 2 मिथाइल ये रहे, 2 मिथाइल ये रहे, है ना, तो 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। और जबकि इस वाले में क्या हुआ, जो ये डबल बॉन्ड है इस पे तो हाइड्रोजन ही है ना, और इस पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक प्रोपाइल ग्रुप है, ये है ना, तो एक कम हुआ, इसमें 4 है, इसमें 3 है सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए कौन सा मेजर, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक। ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब दूसरी बात है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी होती हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होती है कि जब कोई कंपाउंड 2 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हों जिसके केस में, तो उनमें से एक ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिले। तो अब जैसे ये वाला है, ये इसको देखो आप, है ना, इसको हम देखें नीचे, ये अच्छा, इसको यहाँ नहीं दिखा है, अच्छा हाँ, इसमें ये वाला तो दिखा नहीं सकता, इसके लिए एक अलग एग्जांपल देते हैं कि ये जो रिएक्शन है स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, यानी कि मोर स्टेबल आइसोमर वो होगा जिसमें ट्रांसपोजिशन होगी। अब जैसे इस वाले का देखें, ये है 5 ब्रोमोनोनिन, है ना, 5 ब्रोमोनोनिन, 9 कार्बन है, 5th पोजीशन पर ब्रोमीन है ना, यहाँ पे 4 इधर है 4 इधर है, और ये 5th कार्बन पर ब्रोमीन है, तो 5 ब्रोमोनोनिन। जब इसकी हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रोमीन तो यहाँ से निकलेगा, है ना, उसके बाद चाहे ये यहाँ से हाइड्रोजन ले, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, दोनों केस में सेम ही एल्कीन मिलेगा हमें। और क्या मिलेगा, 1 2 3 4, है ना, तो हमें मिलेगा नोनिन 4, है ना, यानी कि एल्कीन मिलेगा 9 कार्बन वाला, और जिसमें 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। लेकिन अब ये जो कार्बन है ये 2 तरह के आइसोमर्स में रह सकता है, एक सिस रहेगा, एक ट्रांस, है ना। देखो ये मिलेगा तो नोनिन, यही कि एक में तो 4th कार्बन पे ही मिलेगा, ये भी 4th है नोनिन, और ये भी 4th नोनिन है ना, 4th कार्बन पे ही है। जैसे 1 2 3, ये देखो, ये देखो 1 2 3, है ना, 2 3 4th कार्बन पे एल्कीन है, तो क्या हो गया, और 9 कार्बन वाला है, तो इसलिए 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ गए, है ना, तो ये 9 कार्बन हैं, तो नोनिन हुआ। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4th कार्बन पे है, तो ये नोनिन 4 है। अब ये भी नोनिन है, इसमें भी 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 हो गए। अब यहाँ पे भी 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये, है ना, तो ये भी नोनिन 4 है, ये भी नोनिन 4 है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो है सिस जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है ना। सिस कौन से होते हैं आइसोमर, जब एल्कीन जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं उन पे जो सेम ग्रुप हैं अगर वो एक दूसरे के पास होते हैं या सेम साइड पे होते हैं तब उनको कहते हैं सिस। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं सेम ग्रुप तब उसको बोलते हैं ट्रांस। अब देखो यहाँ पर तो ये दोनों पास पास हैं और इस वाले में ये एक इधर है एक इधर है ना, ये रहा एक ये रहा, तो ये कौन सा हुआ, ट्रांस। तो ये ट्रांस 4 नोनिन है, ये सिस 4 नोनिन है। जो सिस 4 नोनिन है वो हमें 24% ही मिलता है और जो ट्रांस 4 नोनिन है
ये हमें 76% मिलता है, यानी कि मेजर क्वांटिटी कौन सी मिली, ये वाली मिली। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है रिजियो सेलेक्टिव भी होती है। तो यानी कि पहले तो हमें वो एल्कीन मिलेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, अगर उनमें डिफरेंस करना है, कंपैरिजन करना है। और अगर सेम ही एल्कीन है और वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है, तो वो आइसोमर मिलेगा हमें जो कि ट्रांस। ये ही रिजियो सेलेक्टिव रूल है, या हम कहें कि हमारा सेट-जेफ रूल है। ठीक है, अब ये हमारा था E1 मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म E1 एंड रिजियो सेलेक्टिविटी एंड सेट-जेफ रूल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक्स भाई।